मॉर्निंग स्टूडेंट। सो पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल पे हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। दो पार्ट में हम लोग पीरियोडिक टेबल डिस्कस किए हुए हैं। एक पार्ट जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसमें रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लैटिस एनर्जी एंड हर्ट्ज एनर्जी, वो पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसमें हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारा प्रॉपर्टी मैंने बता दिया है एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए, अभी और कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सो ए बी सी डी, डी पॉइंट तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। ई पॉइंट में हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ 1A विथ ऑक्सीजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इवन आईटी एडवांस में इस साल भी क्वेश्चन था यहाँ से। सो ई, so reaction of 1A with oxygen. Very very important. चलिए, आप जानते हैं 1A अल्कली मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नीचे की तरफ जाता है। मेटल का रिएक्टिविटी नीचे रेडियस को फॉलो करता है। तो आप एक बार लिख लेंगे यहाँ फिर से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये है रेडियस का ऑर्डर, और इसी रेडियस के ऑर्डर को फॉलो करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ये मेटल के लिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। नॉन मेटल का उल्टा होगा, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी उल्टा, मेटल का उल्टा, नॉन मेटल में रिएक्टिविटी ऊपर जाएगा। तो यहाँ आप जानते हैं कि इन पांचों का रिएक्टिविटी ऑर्डर आप पहले भी पढ़े हुए हैं। यहाँ भी जरूरत है, इसको समझाने के लिए जरूरत है आपको। सीजियम और रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ऐसे यहाँ पे लिथियम आप जानते हैं कि यहाँ इन चारों में जो लिथियम हुआ, पांचों में, ये लिस्ट रिएक्टिव हुआ। ये है लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव हुआ। सीजियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव हुआ, मोस्ट रिएक्टिव, ऐसे समझिए। क्योंकि ये जानना है, इसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे रिएक्शन का प्लान करेंगे। यहाँ पे अब प्लानिंग ये रहेगा, सबसे पहला छोटा सा लाइन आप सीखिए, वही लाइन कम से कम 4 बार 5 बार वो लाइन ही पूछा हुआ है। लाइन क्या है? तो फर्स्ट स्टेप, पहला हम लोग पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लिथियम लिस्ट रिएक्टिव है। तो लिथियम को अगर रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पे ये सिंपल सिंपल बस लिथियम ऑक्साइड बना देगा, सिंपल, वन स्टेप, ओनली वन प्रोडक्ट। जबकि सोडियम, सोडियम का रिएक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो सोडियम रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन से, तो ये सोडियम का ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, और उसके साथ साथ सोडियम का पेरोक्साइड भी बनाता है। रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है सोडियम का, तो ये 2 स्टेप तक जाता है, ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड भी बनाता है। पोटेशियम, पोटेशियम का अगर प्लान करेंगे तो पोटेशियम का रिएक्टिविटी और ज़्यादा होगा। तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये पोटेशियम नॉर्मल ऑक्साइड, नाउ पोटेशियम का पेरोक्साइड बनाता है, और पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड भी बना लेता है। ये सब कुछ होता है रिएक्टिविटी के ऊपर। लिस्ट रिएक्टिव, ओनली वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन, सिंपल, वन प्रोडक्ट। सोडियम थोड़ा रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो 2 स्टेप तक जाएगा। सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड भी बनाता है। पोटेशियम का रिएक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। 5 बार तो यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्यों हो रहा है उसका सामने रीजन है, जो मोर रिएक्टिव है उतना ज़्यादा स्टेप पे रिएक्शन करेगा। और भी इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, इसके आगे कोई और अदर ऑक्साइड नहीं होता है, क्योंकि बॉन्डिंग में भी पढ़े हुए हैं नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पोटेशियम हो या रुबिडियम हो या आपका सीजियम हो, तीनों केस में एक जैसा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक तो छोटा सा ये पार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, जो कि लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम 2 ऑक्साइड बनाता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम 3 ऑक्साइड बनाते हैं।
अब और डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। ये खुद ये लाइन 4 बार 5 बार ये लाइन पूछा हुआ क्वेश्चन, और रीजन यहाँ पे है रिएक्टिविटी ऑर्डर। और क्या क्या इससे पूछा जाता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन स्कैन करके इसी लेक्चर के लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा। अब बैलेंस करके लिख लेते हैं। इनऑर्गेनिक में बैलेंसिंग जरूरी है, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है, वहां बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे बैलेंसिंग करने के लिए लिखेंगे लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है, और ये लिथियम ऑक्साइड ऐसे 2 और हाफ कर लेंगे। लिखेंगे लिथियम फॉर्म्ड ओनली नॉर्मल ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो लिथियम formed only normal oxide with oxygen। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। इसमें यह पूछा जाता है कई बार कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कहां से कहां हो रहा है, ऑक्सीजन का पूछा जाता है। सो डायरेक्टली आता है क्वेश्चन, इनडायरेक्टली भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन में जो आपने ये रिएक्शन बनाया है कि लिथियम का रिएक्शन आपने किया है ऑक्सीजन से, और ये लिथियम ऑक्साइड जो आपने बनाया है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस फ्रॉम, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीजन का यहाँ तो 0 है, ये तो 0 है, और इस जगह पढ़ेंगे तो लिथियम तो फिक्स होता है, लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 फिक्स है, लिथियम ये +1 फिक्स है, तो ऑक्सीजन बनेगा -2। ब्रेक करेंगे तो यही आएगा, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये लिथियम +1 फिक्स है, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स होता है, तो ये +1 फिक्स, तो ये हुआ -2। चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2। तो पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन स्टेट of oxygen changes from 0 to -2 in reaction with lithium। लिथियम से रिएक्शन करने पे फाइनली 0 to -2 चेंज कर रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं यहां सोडियम करूं, लिथियम की जगह मैं चेंज कर दे रहा हूं सोडियम, तो फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ऐसे सोडियम ऑक्साइड हो गया। फर्दर ये रिएक्ट कर लेगा, फर्दर ½ मोल ऑफ ऑक्सीजन, फर्दर रिएक्ट कर करके यहाँ Na2O2 बना देता है, सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड बना देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, एंड पेरोक्साइड with oxygen। तो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड भी बना रहा है, ये नॉर्मल ऑक्साइड भी बना रहा है, और पेरोक्साइड भी बनाता है। सेम यहां पे भी ठीक है। फाइनली पूछा जाता है कि फाइनली रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन
फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चेंज हो रहा है, देखिए यहां पे भी। सो सोडियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, फर्स्ट स्टेप सोडियम ऑक्साइड, देन फर्दर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, और ये बना दिया सोडियम पेरोक्साइड। ऐसे चेक करिए, यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस जगह पे है जीरो, जीरो होगी। वो सोडियम पेरोक्साइड को उसको ब्रेक करेंगे हम लोग, तो ब्रेक करेंगे, देखिए आपका सोडियम फिक्स है, सोडियम का तो फिक्स है +1, अनदर सोडियम फिक्स है +1, तो ऑक्सीजन क्या बनेगा -1, फिर ऑक्सीजन क्या बनेगा -1। छोड़िए, पेरोक्साइड ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि आप तो पहले भी पढ़े हुए हैं एमओडी में पेरोक्साइड। तो क्या बना O2 2- यही बना ना आपका पेरोक्साइड यही बना हुआ। अब इसमें O2 2-, अगर O2 2- में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो बोलेंगे 2x = -2, तो x = -1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेज फ्रॉम, यहाँ जीरो है और जीरो इस जगह अगर देखेंगे तो इस जगह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1, 0 to -1, 0 to -1 in reaction with sodium। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, वो तो डायरेक्टली पूछा ही हुआ है। ये तो एडवांस में, एडवांस में पूछा होगा, सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या क्या बन रहा है, तो सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड दोनों ऑप्शन पे टिक करना है। ये मैं स्कैन करके, चलो क्लास के बाद जो इस लेक्चर होता है इसके एंड में मैं ऐड कर दूंगा क्वेश्चन, देखिएगा एडवांस में पूछा हुआ है, इस साल भी पूछा हुआ है, 2020 का भी क्वेश्चन है, इस साल 2020 में आईटी मेन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट सिंपल है, एकदम आसान है, रिएक्टिविटी ऑर्डर के हेल्प से बनाना। पोटेशियम के लिए लिख लेते हैं 4th पॉइंट। सेम स्टेप, सबसे पहले पोटेशियम ऑक्साइड बनाना है, फर्दर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, सो ये बना देगा K2O2, फिर से रिएक्शन करेगा, फिर ऑक्सीजन पूरा कंप्लीट O2 से रिएक्शन कर लेगा और KO2 ऐसे बना लेगा, 2 मोल्स ऑफ KO2 ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ पे 3 टाइप का ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है, ये पेरोक्साइड भी बनाता है, और सुपर ऑक्साइड पढ़े हैं बॉन्डिंग में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। चलिए यहां लिखिए पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तीनों लिख लीजिए, बिल्कुल तीनों, पोटेशियम हो या यहाँ पे हो रुबिडियम हो या यहाँ पे हो सीजियम, तीनों। तो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम फॉर्म, पहले हटा दीजिए, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। विथ ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड बनाता है। सेम क्वेश्चन यहां भी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, चलिए प्लान करते हैं पहले। 0 to -1/2 आप जानते हैं, सुपर ऑक्साइड ऑलरेडी पहले भी पढ़े हुए हैं। जो पहले पढ़े हुए हैं सब कुछ रिपीट करना है। सो ये है 2 पोटेशियम, आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और ये बन गया आपका, पहले नॉर्मल ऑक्साइड बन गया, फिर आपने ऑक्सीजन दे दिया इसको और ये बन गया पेरोक्साइड बन गया, फिर आपने ऑक्सीजन दे दिया यहाँ पे और ये बन गया सुपर ऑक्साइड। लीजिए सुपर ऑक्साइड,
देखिए यहाँ सुपर ऑक्साइड ये है, सुपर ऑक्साइड होता है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये साइंस में K प्लस और O2 माइनस, ऐसे इस तरह से ब्रेक होगा। ये सुपर ऑक्साइड ये होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ऐसे। तो पोटेशियम तो फिक्स है +1, ऑक्सीजन हो गया -2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन O2 -1 ऐसे। अब इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये 2 और x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस फ्रॉम 0 to -1/2 इन रिएक्शन विथ पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम। ये भी पूछा हुआ। तो ये मैंने बैलेंस रिएक्शन भी कर दिया। लिथियम लिस्ट रिएक्टिव है, ओनली 1 स्टेप पे रिएक्शन करता है। सोडियम मोर रिएक्टिव है तो 2 स्टेप पे रिएक्शन करेगा। पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है तो 3 स्टेप तक जाएगा। उसके आगे एक्चुअली कोई ऑक्साइड होते नहीं है, नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, तो बाकी के लोग भी वहीं तक जाके स्टॉप कर जाएंगे। कुछ पुराने टॉपिक थोड़ा सा रिपीट करते हैं हम लोग। पुराने टॉपिक में जैसे सुपर ऑक्साइड आईटी में पहले भी पूछा गया है सुपर ऑक्साइड के बारे में। तो सुपर ऑक्साइड KO2, ये सिर्फ रिवीजन है, पहले पढ़ा हुआ है आपका और उसको हम लोग रिवीजन करेंगे सिर्फ। सो ये है KO2, इसको आप जानते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसका कुछ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज का है, हम लोग सीखेंगे। साइंस में हमेशा जैसे है आपको चीज़ें याद नहीं करना है, उसको को रिलेट करना है, कुछ ना कुछ जो न्यूज हम लोग पढ़ते रहते हैं तो सुपर ऑक्साइड के बारे में कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। जस्ट 1-2 पॉइंट वेट करेंगे, फिर आप कुछ नया चीज़ मैं सिखाऊंगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जनरल नॉलेज भी है, न्यूज में भी आते रहता है और हम लोग को एग्जाम में भी पूछा हुआ। तो पहले तो पुराने टॉपिक को रिपीट करते हैं। सुपर ऑक्साइड में ब्रेक करेंगे K प्लस और O2 माइनस, जानते हैं। यहाँ आपने पढ़ लिया है, यहाँ आपने क्या पढ़ा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में वो होता है -1/2। उसको बाहर निकालिए, इस O2 माइनस को बाहर निकालिए। इसका नाम आप बोलिए कि ये है सुपर और ऑक्साइड आयन। बाकी इसके बारे में जो कुछ जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, जो कुछ इसके बारे में जानते हैं सब आप यहां पे प्रेजेंट करिए। मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अनपेयर्ड क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, क्या है ये, इसका नेचर कलर्ड है, कलरलेस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो पहले पढ़े हुए हैं वो रिपीट करना है आपको। हर लेक्चर में जो भी कुछ पुराने चीजें आएगा एकदम जल्दी से रिपीट करना है। चलिए पढ़ा हुआ O2 माइनस, VE वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर 6+6 और +1, ये है 13। 13 एक ऑड नंबर आ गया। जैसे ही ऑड नंबर आ गया तुरंत आपका मन में आना चाहिए कि ओह ये तो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, जो कि आप 100 एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं। अट्रैक्टेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, GOC में भी, GOC नहीं, बेसिक केमिस्ट्री में और आप MOT में भी 100 एग्जाम्पल बेसिक केमिस्ट्री में था, 100 एग्जाम्पल MOT में। पैरामैग्नेटिक, अट्रैक्टेड विथ मैग्नेटिक फील्ड। N जो होता है इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोडिंग समझ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 50 एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है जिसके चलते इसका मैग्नेटिक मोमेंट √n इंटू n+2 पढ़े हुए हैं। बोर मैग्नेटोन, BM बोर मैग्नेटोन, सो √3 बोर मैग्नेटोन, ये हो गया।
तो ये सब पुरानी चीजें सब, अगर ये पैरामैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया तो ये कलर्ड भी होगा, और इसका कलर होता है येलो कलर का, लाइट येलो कलर का होता है। तो जो कुछ पहले पढ़े हुए हैं ये सब आया हुआ है आईडी एडवांस में कि कौन कलर्ड है कौन पैरामैग्नेटिक है। तो ये सुपर ऑक्साइड कलर्ड हो जाता है। तो ये O2 माइनस जो आप देख रहे हैं इसके बारे में, ये इसके बारे में जो कुछ पढ़ रहे हैं ये कलर्ड हो गया, लाइट येलो कलर का होता है। इसी के चलते जो KO2 सुपर ऑक्साइड का भी कलर होता है येलो कलर। और जो कुछ जानते हैं इसके बारे में, और क्या आपको पढ़ना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 13, तो बॉन्ड ऑर्डर चलिए लिखिए जल्दी से। O2 माइनस, BO, बॉन्ड ऑर्डर, बोलिए जल्दी से, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, याद आ रहा है सब? ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है भाई, ऑक्सीजन फैमिली के चलते ही तो बना था आपका MOD, ऑक्सीजन प्लस प्लस O2 प्लस, यही फैमिली तो है जो 100 क्वेश्चन, इन्हीं के चलते तो MOD पढ़ना था हम लोग को। O2 O2 2 माइनस ऐसे, तो इनका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, ये हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। बॉन्ड ऑर्डर से कई चीज़ें हम लोग सीखे हुए हैं क्लास में। बॉन्ड ऑर्डर सुपर ऑक्साइड 1.5, ड्राइंग देखना है। तो रिपीट करना है, 2 मिनट टाइम लगेगा, बट आपको रिवीजन करना है। जैसे ही सामने आता है पुरानी चीज़ें रिवीजन करना है। क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका, तो आपने बताया 13 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 फॉलो करना है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे हो गया। सो 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, एक बार चेक करने दीजिए, 4 4 8 9 10 11 12 13, करेक्ट। यहाँ ओवरऑल मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज, ये था बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है हाफ को, ये जो मिलके 3 लोग ऐसे रहता है वो हाफ को रिप्रेजेंट करता है, ये फुल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। ये तो कुछ पुराने टॉपिक थोड़ा सा हम लोग का रिवीजन हो गया। 1-2 पॉइंट और पुराना रिवीजन करते हैं, फिर मैं सुपर ऑक्साइड के बारे में कुछ नया चीजें बताऊंगा मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है आपको। तो रिवीजन करते रहने से हम लोग का थोड़ा प्रैक्टिस होते रहता है, पुरानी चीज़ें थोड़ा सा रिकॉल होते रहेगा, याद होते रहेगा कि हाँ हम लोग ये पढ़े हुए हैं। नाउ 5 6, सो पोटेशियम को आपने रिएक्शन किया और ऑक्सीजन आपने दिया था, पहले हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ये बना पोटेशियम ऑक्साइड। फिर ये रिएक्ट कर करके हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बन गया पोटेशियम पेरोक्साइड हो गया, और फिर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन पूरा दे दिया आपने, तो सुपर ऑक्साइड हो गया। अब मुझे इनके बारे में कंपेयर करना है, ये इन दोनों को कंपेयर करना है, पहले पढ़े हुए हैं इसलिए यहाँ फिर से रिपीट करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं K2O2 और ये है KO2। चलिए पहले सबसे पहले नेम लिख लीजिए इनका, पोटेशियम, ये पेरोक्साइड, ये है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड हो गया। ठीक है,
इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से निकलेगा O2, O2 पे निकलेगा 2-, और यहाँ ब्रेक करेंगे तो यहाँ निकलेगा O2, O2 पे निकल गया 1-। ठीक है, अभी आप डिस्कस किए थे, अभी आपने नीचे लिखा भी था और आप पहले भी 100 क्वेश्चन किए हुए हैं, आपकी कॉपी में किया हुआ है कि बॉन्ड ऑर्डर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है या 1.0 लिखेंगे, और इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। ये सुपर ऑक्साइड पढ़ा हुआ हम लोग का। बॉन्ड ऑर्डर होता है एक्चुअली नंबर ऑफ बॉन्ड होता है, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड हुआ ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड हुआ, और ये कंप्लीट एक बॉन्ड रहेगा, और ये एक रहेगा, और उसके बाद थोड़ा सा हाफ आधा और रहेगा, डॉट 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 ऐसे मैं कर दे रहा हूँ ऐसे। तो बताइए, जैसे जैसे आप समझिए, इस तरह से समझिए, ऐसे समझिए, दो पेन से समझा रहा हूँ। एक पेन हुआ, एक पेन काफी मोटा सा पेन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, बॉन्ड ऑर्डर 1, और मैंने एक ये पेन ले लिया, एक पतला सा पेन ले लिया, तो ऐसे ऐसे दोनों को रखा, ऐसे दोनों को रखा ऐसे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5, 1 बॉन्ड फुल थिक बॉन्ड, और ये थिन पतला पेन हो गया, तो ये है 1.5। तो मेरे हाथ में दो बॉन्ड ऑर्डर है, एक साइड है 1, एक साइड है 1.5। कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन स्ट्रॉन्गर? एक तोड़ना है दोनों को, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है दोनों को, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर? ये तो एक ही पेन है ना, इसमें दो 1.5 हो, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया, शॉर्टर हो गया। पुराना चीजें हैं, पढ़ा हुआ है, जल्दी जल्दी आप रिलेट करिए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या स्टेबिलिटी, जो भी पढ़ना है प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसमें एक ही बॉन्ड है, उसमें 1.5 है, वो तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना हो तो KO2 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा K2O2 से, ये जल्दी टूट जाएगा, तो ये रिएक्टिविटी इसका ज़्यादा होगा, जल्दी टूट गया तुरंत रिएक्शन कर लेगा, तो रिएक्टिविटी ये सब पुराने टॉपिक हैं, थोड़ा सा रिवीजन करना है। रिएक्टिविटी proportional to 1 by bond order. K2O2 more reactive than KO2. नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन भी आता था। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, रिएक्टिविटी और बॉन्ड लेंथ, ये देखिए ये बड़ा रहेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है इसका तो ये लेंथ बड़ा है, ये 1.5 वाला का थोड़ा छोटा मैंने लिखा है। तो आप पहले भी पढ़े हुए हैं, बॉन्ड लेंथ पढ़ना हो आपको तो बॉन्ड लेंथ जो है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ में K2O2 लॉन्गर रहेगा KO2 से। ये है। नेक्स्ट, अब मैं कुछ नया चीजें आपको समझाता हूं जो सुपर ऑक्साइड के बारे में हमें जानना था। एक और छोटा सा पॉइंट बताएंगे आप कि अगर पोटेशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, पहले बनाया नॉर्मल ऑक्साइड, फिर थोड़ी देर बाद बनाया इसने पेरोक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है,
मुझे बस एक छोटा सा पॉइंट ये बता दीजिए कि इन तीनों में मुझे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो मुझे चाहिए कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मुझे इन तीनों में किसके पास सबसे ज्यादा है? एकदम इजी है। यहां पे देखिए, यहां पे 2 पोटेशियम के लिए 1 ऑक्सीजन, मतलब 1 पोटेशियम के लिए हाफ ऑक्सीजन हो गया। यहाँ 1 पोटेशियम के लिए 1 ऑक्सीजन हो गया, है ना। यहाँ पे 1 पोटेशियम के लिए कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। आप देख लीजिए, क्लियर सा दिख रहा है। अगर आप 1, यहाँ 2 पोटेशियम के लिए 1 ऑक्सीजन, तो 1 पोटेशियम के लिए हाफ ऑक्सीजन, 1 पोटेशियम के लिए हाफ ऑक्सीजन, यहाँ 1 पोटेशियम के लिए 1 ऑक्सीजन, यहाँ 1 पोटेशियम के लिए 2 ऑक्सीजन। ये सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर चाहिए तो क्लियर सा साफ दिख रहा है कि इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन KO2 सुपर ऑक्साइड में, देन K2O2, K2 ये। नेक्स्ट 8। अब नया पॉइंट, जनरल नॉलेज का पॉइंट, और वो हमारा सिलेबस भी है, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, इस साल भी पूछा हुआ है, आईटी मेन में पहले भी पूछा हुआ है, एम्स में पूछा हुआ है। अब समझिए ऐसे, जस्ट इमेजिन करिए, ठीक है। आपको इमेजिन करना है कि एक रूम डिजाइन करना है आपको। अब यहां समझिए, एक आपको रूम डिजाइन करना है, ठीक है। छोटा सा रूम, बहुत छोटा सा रूम, मतलब 10 फीट बाय 10 फीट। ये 10 फीट का रूम है, ये लेंथ होना चाहिए, और 10 फीट का ये विड्थ। छोटा सा रूम, काफी छोटा सा रूम है, ठीक है। तो सोचिए कि एक रूम डिजाइन करना है, लिखिए मत, जस्ट समझिए, ठीक है। और उस रूम में कुछ टीम 5-6 पर्सन जो है उसमें रखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 5 पर्सन को मैंने यहाँ पे जस्ट उस रूम में शिफ्ट करा दिया कि इस रूम में 5 लोग को रहना है, ठीक है, ऐसा। तो मैं आपको एक प्लान दिया कि भाई सबसे पहले आपको एक रूम डिजाइन करना है, और बहुत छोटा सा रूम है, काफ़ी छोटा सा जस्ट रूम है, और उस रूम में 5 लोग रहेंगे। 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग भी, 10 लोग ही रहते हैं, 10-12 लोग, उससे ज़्यादा नहीं। छोटा सा रूम है, 10 बाय 10 का रूम है, डिजाइन करना है। अच्छा, डिजाइन करना है, उसमें 10 लोग को रखना है, जैसे मैंने 5 लोग बनाया है उसमें रखना है। बट डिजाइन करके आपको उस रूम को पूरा सिल्ड कर देना है, मतलब ऐसा रूम डिजाइन करना है कि जिसमें कोई डोर नहीं, कोई विंडो नहीं, कोई पिन होल तक नहीं होना चाहिए। मतलब आपको रूम एकदम सिल्ड करके डिजाइन करना है, एकदम पैक डिजाइन कर देना है कि उसमें लोग बैठे, 5 लोग से लेके 10 लोग तक रहें, बट उसमें जरा सा वेंटिलेशन नहीं छोड़ना आपको। मतलब आपको कोई डोर, कोई विंडो, कोई पिन होल तक, एक छोटा सा एक होल जो होता है वो भी नहीं छोड़ना है। तो एक क्लोज रूम, काफी छोटा कॉम्पैक्ट साइज का रूम है, जिसमें 10 लोग, 5 से लेकर 10 लोग को बैठना है, सिटिंग अरेंजमेंट करना है। बट उसके बाद उस रूम को ऐसा सिल्ड कर देना है कि उसमें न तो दरवाजा रहे, न विंडो रहे, न ही एक पिन होल रहे, ठीक है। अब चलिए प्लान करते हैं कि क्या क्या आपको जरूरत होगा और कहाँ ऐसा जरूरत पड़ता है। कहाँ आपको ऐसा जरूरत पड़ेगा कि आप जब साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो किस फील्ड में आपको इसका जरूरत पड़ेगा कि एक छोटा सा रूम डिजाइन करना है, बहुत छोटा सा रूम जिसमें 5 से 10 लोग रहें, और पूरे रूम को सील्ड कर देना है, एक डोर, विंडो और एक पिन होल तक नहीं छोड़ना है। तो ये 2 सिचुएशन आएगा आपको जब आप एज एरोनॉटिकल इंजीनियर बने। जैसे आईटी में ब्रांच होता है, आईटी दिल्ली में भी है, कानपुर में भी है, आईटी चेन्नई जो मद्रास वाला ब्रांच है वहाँ भी है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस बोलते हैं या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आप ब्रांच आप लेंगे तो उस फील्ड में, उसमें आपको स्पेस शटल डिजाइन करना है। जैसे आपको स्पेस शटल जो हुआ स्पेस स्टेशन में,
जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ एस्ट्रोनॉट जाते हैं। हर कंट्री का जो प्रोजेक्ट होता है कि एस्ट्रोनॉट को भेजना होता है वहाँ पे, स्पेस स्टेशन पे रहना होता है। तो उस प्रोजेक्ट में जब अर्थ से ये स्पेस शटल का डिजाइन करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो स्पेस शटल है वो लिफ्ट करके जो स्पेस स्टेशन से अटैच करेगा, तो जैसे ही ये अर्थ के ग्रेविटी से बाहर जाएगा तो न तो आपको ऑक्सीजन मिलने वाला है, न ही एक कोई वाटर मिलेगा, सब वैक्यूम वैक्यूम है और जाके स्पेस स्टेशन से अटैच करना है। तो उस केस में पूरा का पूरा रूम जो है एकदम सील्ड रहेगा। और टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट होते हैं, 5 से लेकर 10 तक मेंबर रहते हैं टीम में, तो उनको एक रूम में बिठा करके स्पेस स्टेशन की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं, वहां जाके अटैच हो जाते हैं। तो उस रूम में एक डोर, विंडो, वेंटिलेशन नहीं मिलेगा। एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जब आपका ब्रांच होगा तब। दूसरा सिचुएशन है कि अगर आपका मरीन इंजीनियरिंग हुआ, मरीन इंजीनियरिंग में जैसे ये सबमरीन का डिजाइन कि ये अर्थ से नीचे, ठीक है, दो केस होता है कि एक अर्थ से ऊपर स्पेस में, दूसरा है अर्थ से नीचे। अर्थ से नीचे सबमरीन, जब आपको सबमरीन का डिजाइन करना होगा तो अर्थ के नीचे समुद्र में पानी पानी पानी, केवल वाटर वाटर, चारों तरफ वाटर है और उसके नीचे 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 सबमरीन जाना है। सबमरीन नीचे अंदर से जाएगा, तो अंदर से जाएगा तो उसमें एक पिन होल तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो पूरा एक सील्ड चेम्बर होगा। अगर होल रहेगा तो वाटर लीक करेगा वहां पे, ठीक है। तो दो सिचुएशन है जहाँ पे ये केस स्टडी होता है कि आपको छोटा सा रूम डिजाइन करना है जिसमें लोग तो बैठेंगे, बट आपको वेंटिलेशन का जरा सा स्पेस नहीं देना है, ना तो डोर देना है, ना विंडो देना है, ना कहीं एक छोटा सा होल भी नहीं छोड़ना है आपको। अब चलिए, अब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसमें। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि एक छोटे से रूम में आपको सांस लेने के लिए सबसे पहले फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। फ्रेश ऑक्सीजन आपको चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है। तो आप जैसे स्पेस शटल में, स्पेस में भी गए, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकले, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेंगे तो जीरो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलेगा भी नहीं। तो सांस तो लेना है, बिना सांस लिए हुए तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। और जमीन के नीचे भी जब जाएंगे, सबमरीन जस्ट समुद्र में जब जाएंगे तो वहां भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला बेसिक नीड है ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा है कि सांस जब हम लोग लेंगे तो सांस छोड़ते भी हैं, CO2 भी हटाना है, ठीक है। ये दोनों काम जो करता है कि ऑक्सीजन सप्लाई और CO2 जो डिस्चार्ज करने का, वो दोनों काम जो है वो बेस्ट जो है वो सुपर ऑक्साइड, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड सबसे बेस्ट बोला जाता है कि सबसे बेस्ट जो एयर सर्कुलेशन, फ्रेश ऑक्सीजन जनरेट करना और साथ में CO2 एब्जॉर्ब करने का काम ये सुपर ऑक्साइड करता है। जैसे अगर स्पेस शटल के हम लोग डिजाइन के लिए बात करेंगे कि स्पेस शटल का डिजाइनिंग करना है, हमें स्पेस स्टेशन पे जाना है, तो जो शुरू में बहुत पहले जो अपोलो फ्लाइट किया था वही रिएक्शन आज भी करते हैं, ठीक है। उसी रिएक्शन के थ्रू आज भी स्पेस शटल चलता है। अच्छा, रिएक्शन का बेसिक जो आपको 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो आपको सीखना है। वो एक तो है 12th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करेगा और ये डिजाइन होता है, इसको बोलते हैं फ्यूल सेल। ये फ्यूल सेल कंबाइन करके 2 मोल्स ऑफ द वाटर बनाएगा और यहाँ जनरेट होता है एक्सेस एनर्जी जनरेट होता है। तो ये एक फ्यूल सेल है जिसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बोलते हैं और ये स्पेस शटल में यूज होता है। फ्यूचर में आने वाला जो कार है, कई कंपनी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुकी हैं कि इसी फ्यूल सेल के ऊपर वर्क कर रही है फ्यूचर, क्योंकि जो पेट्रोल है, डीजल है, जो LPG है, क्रूड ऑयल है, वो लिमिटेड है। आज नहीं तो 100 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। तो अल्टरनेटिव सोर्स, दूसरा जो सोर्स है एनर्जी का सोर्स है, वो लोग सर्च कर रहा है, जिसमें सोलर एनर्जी हो गया, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल हो गया, और एक तीसरा ऑप्शन है फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और काफ़ी कॉस्टली होते हैं फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये बहुत बल्कि प्रोजेक्ट, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में आपका हुआ स्पेस शटल हुआ, वहीं यूज किया जाता है। तो फ्यूल सेल का डिजाइनिंग आपको 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, जहां हम लोग डिजाइन ऑफ द सेल डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी वीडियो है 12th क्लास के लेक्चर में, फ्यूल सेल का मैंने वीडियो बना रखा है कि वो फ्यूल सेल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है जो वाटर जनरेट करेगा और एक्सेस हीट एनर्जी। यहाँ दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जब स्पेस में आप जाएंगे, स्पेस स्टेशन से जाना, अटैच होना है, तो स्पेस में वाटर भी नहीं मिलेगा। तो वाटर ड्रिंकिंग करने के लिए वाटर चाहिए,
या ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए वाटर चाहिए, ये वाटर आपको ये देगा आपको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और साथ में ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए। और यहाँ जो एक्सेस एनर्जी मिलेगा, तो कोई भी व्हीकल है जैसे कार, बाइक, जो भी आपका गाड़ी है चलाने के लिए पेट्रोल डीजल आप डालते हैं, वो हीट एनर्जी जनरेट करता है, जो कि हीट से रोटेशन मोशन होते हुए जस्ट गाड़ी आगे बढ़ता है। एग्जैक्टली सेम जो ये एनर्जी मिलेगा, वो एनर्जी जो है ये इंजन को लिफ्ट करने में हेल्प करता है। तो फ्यूल सेल जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और फ्यूचर में कार में भी ये यूज होगा, जिसमें फोर्ड कंपनी जो है, फोर्ड की जो कार आती है, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि फ्यूचर के लिए फ्यूल सेल के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है। प्राइमरी रिएक्शन ये हो गया, ठीक है। यहाँ से वाटर जनरेट करना है। ये जो स्पेस शिप होता है, स्पेस शिप के अंदर बहुत सारे यहाँ पे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के ब्लॉक अटैच रहते हैं। ये जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हुआ, ये वाटर जो जनरेट हुआ, ये 2 मोल्स ऑफ द वाटर, इस वाटर को ये ले लेता है, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। मैं लिख दूंगा, बड़ा से रिएक्शन करके दिखा दूंगा, जस्ट अभी आप समझिए इन चीज़ों को, ठीक है। ये सुपर ऑक्साइड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है सुपर ऑक्साइड के पास, क्योंकि ये मैंने अभी ऑर्डर दिखाया कि एक्सेस ऑक्सीजन है। और ये जो वाटर जो निकला वहां से, उस वाटर से रिएक्शन कर लेता है और फोर मोल्स ऑफ रिएक्शन करके यहाँ जो होता है, मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 वाटर हो गया, तो यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ द KOH, 4 KOH हो जाएगा, 8 9 10 4 हो गया, तो 3 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो देखिए ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये फ्रेश ऑक्सीजन जनरेट किया। तो ये जो ऑक्सीजन हुआ, ये सारा ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा, ये लोग सांस लेने के लिए, क्योंकि रूम अगर पैक पूरा सील्ड रूम है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे ही ये सांस छोड़ेंगे लोग, ये लोग जैसे ही सांस छोड़ेंगे, CO2 गैस, बॉडी से CO2 गैस डिस्चार्ज होगा। तो CO2 गैस जैसे ही डिस्चार्ज हो गया, तो ये KOH जो है, इसका जो बाई प्रोडक्ट है, वो KOH तुरंत इस गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके यहाँ बना देता है KHCO3। तो KHCO3 ऐसे प्रेसिपिटेट कर जाएगा, नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्पेस शटल, जो भी स्पेस स्टेशन पे जितने एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वो आज भी एस्ट्रोनॉट जो स्पेस स्टेशन से अटैच होते हैं, वो तीनों इन्हीं तीनों रिएक्शन के थ्रू वो अपना जो ऑक्सीजन का जो नीड होता है वो पूरा करते हैं, वाटर का जो नीड होता है वो कंप्लीट करते हैं। तो ये फ्यूल सेल है जो कि एनर्जी जनरेट करेगा, साथ में वाटर भी जनरेट करता है, क्योंकि स्पेस में आपको वाटर का जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। तो ये वाटर जनरेट करेगा, एक्सेस हीट जनरेट करता है, वो हीट यूज हो जाएगा इंजन में। बाकी यहाँ पे स्पेस शटल के अंदर बहुत सारे कैप्सूल लगे रहेंगे सुपर ऑक्साइड का, इस पे ये वाटर रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीजन जनरेट करता है, जो सांस लेने में आपको यूज होगा। साथ में ये बाई प्रोडक्ट जो KOH निकलता है, ये बाई प्रोडक्ट जो होता है, जैसे ही हम लोग सांस छोड़ेंगे, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और ये जैसे ही बेस KOH एक बेस है, बेस जो है एसिड को पकड़ लेगा, पकड़ करके तुरंत उसको नीचे प्रेसिपिटेट करा देगा सॉलिड बना करके। तो ये तीनों रिएक्शन आपको जानना है, जो जनरल नॉलेज का चीज़ हो गया, और ये पूछा भी गया है। ये रिएक्शन IIT एडवांस में इस साल पूछा हुआ है, ये कंबाइंड रिएक्शन पहले IIT मेन में पूछा हुआ है, एम्स में भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन, और है जनरल नॉलेज का कि स्पेस स्टेशन जैसे आप आगे जो इंजीनियरिंग ब्रांच चूज करेंगे, उसमें 2 ब्रांच अगर आपको मिलता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या मरीन इंजीनियरिंग। मरीन में जो शिपिंग इंडस्ट्री होता है, सबमरीन भी डिजाइन उसमें आता है, तो जब सबमरीन का डिजाइन करेंगे या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करना है, बट अभी आपके सिलेबस का पार्ट है ये, कि ये तीनों रिएक्शन, इन्हीं तीनों रिएक्शन के थ्रू स्पेस में एस्ट्रोनॉट जाते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबमरीन जब होता है तो सबमरीन पानी के नीचे है, समुद्र में है, तो सबमरीन में वाटर की तो जरूरत नहीं है, तो सबमरीन में ये रिएक्शन नहीं करते हैं, सबमरीन के अंदर ये वाला रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो रिएक्शन स्पेस के लिए होता है, स्पेस में वाटर चाहिए। जबकि सबमरीन जब पानी के नीचे है तो उसमें तो एक्सेस वाटर मिल ही जाता है। सबमरीन में यही 2 रिएक्शन होता है, उसके इंजन को ऑपरेट करने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन भी आता है, बैटरी ऑपरेटेड सबमरीन भी होते हैं, लिथियम आयन बैटरी से भी बनता है सबमरीन, और डीजल इंजन सबमरीन भी होता है। चार्ज होता है सबमरीन, होता है कि होता तो बैटरी से चलता है, क्योंकि पानी के अंदर तो डीजल इंजन काम नहीं करेगा, बट बैटरी चार्ज करने के लिए सबमरीन कुछ देर के लिए ऊपर आता है,
वो डीजल इंजन स्टार्ट कर देगा, बैटरी अपना चार्ज हो जाएगा, या सोलर सेल लगे रहते हैं जो बैटरी चार्ज करके फिर अंदर चला जाएगा, पानी के अंदर चला जाता है। न्यूक्लियर सबमरीन भी होते हैं जिसको निकलने का जरूरत ही नहीं होता है, वो 6-6 महीने 1-1 साल तक पानी के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो उन अंदर रहने पे उनमें ये दोनों रिएक्शन तो जरूरी है, उनको वाटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो तो समुद्र के नीचे हैं आपको। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट नोट करना है, मैं रिएक्शन यहाँ डिटेल में कर दे रहा हूँ। 8 पॉइंट। सो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, is used as source of oxygen in space shuttle. And submarine. तो स्पेस शटल और सबमरीन में सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्शन लिख लीजिए। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा। सो ये क्लोज रूम है, ये क्लोज रूम है। इसमें टीम जैसे सबमरीन भी है तो उसमें ऑफिसर होते हैं, नेवी ऑफिसर होते हैं। छोटा ही टीम होता है उनका, 20 का 30 का टीम होता है। स्पेस शटल में तो 10 12 5 से लेकर 10 तक या 12 तक रखते हैं लोग। तो ये छोटा सा ही है रूम, क्लोज रूम कर लेंगे। यहाँ आप 5 एस्ट्रोनॉट आप बना सकते हैं, ऐसे आप बना लीजिए। ये है स्पेस शटल, हम लोग प्लान कर रहे हैं स्पेस शटल, सेम सबमरीन के लिए भी होता है। सो यहाँ 3 रिएक्शन जो है, एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ये फ्यूल सेल है। 2 मोल्स ऑफ द वाटर, एक्सेस एनर्जी, ये एनर्जी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। लिक्विड हाइड्रोजन लेते हैं, कंप्रेस करके हाइड्रोजन रखा जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल सेल में यूज करते हैं। और ये वाटर और एक्सेस हीट वो एनर्जी हो गया जो कि इंजन को ऑपरेट करने में यूज हो जाएगा। और यहाँ पे स्पेस शटल में हर जगह जो सुपर ऑक्साइड के ब्लॉक अटैच किए रहते हैं, ये सुपर ऑक्साइड का जस्ट यहाँ कैप्सूल कहते हैं या ब्लॉक भी, वो असेंबली का पार्ट होता है, वो सारा सेटअप बना रहता है। हम लोग को मेन रिएक्शन समझना है और रिएक्शन ये रहेगा कि ये जो सुपर ऑक्साइड है 4 मोल्स ऑफ सुपर ऑक्साइड और ये 2 वाटर। ये जो वाटर आ रहा है पूरा साइक्लिक रिएक्शन है। ये वाटर जो है फ्यूल सेल से मिला है उसी को ले लेता है। और यहाँ 3 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन और यहाँ पे है 4 मोल्स ऑफ द क्यूएच। ये रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन जो है इस बार भी आईटी एडवांस में पूछा हुआ है रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है आईटी एडवांस 2020 में भी पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन स्कैन करके डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा।
आईडी एडवांस 2020 का भी क्वेश्चन है, जो लास्ट पेपर हुआ था एडवांस का, तो उसका भी क्वेश्चन है आपका। और यहाँ से जो हुआ फ्रेश ऑक्सीजन जनरेट हो, यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो चाहिए रूम में सांस लेने के लिए, फ्रेश ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे जो सोर्स सुपर ऑक्साइड हो गया। और साथ में यहाँ जब आप सांस छोड़ेंगे तो CO2, क्योंकि सांस छोड़ने में CO2 हुआ, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड साइंस में एसिडिक होते हैं, और ये जो KOH है इसका बाई प्रोडक्ट है, तो वो KOH जो होता है वो बेस है, और दोनों रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करके यहाँ KHCO3 ऐसे बना लेगा, और ये KHCO3 नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो ये रिएक्शन है जिसके थ्रू स्पेस शटल वर्क करता है। तो ये हम लोग को जानना था, एक जनरल नॉलेज का भी हो गया पार्ट। और यही इसमें से दो रिएक्शन, ये और ये रिएक्शन सबमरीन के डिजाइन में, ये दो रिएक्शन सबमरीन के डिजाइन के लिए ऊपर के रिएक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर आपको समुद्र के अंदर तो एक्सेस वाटर है। तो ये हुआ 8 पॉइंट। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आईटी मेन में भी, एडवांस में भी, एम्स में भी। और क्या क्या बन सकता है इसमें क्वेश्चन, और देखते हैं हम लोग 9 पॉइंट में। तो सुपर ऑक्साइड मैंने आपको बता दिया, सुपर ऑक्साइड एक्सेस ऑक्सीजन होता है उसके अंदर, ऑक्सीजन रिच है, तो वो ऑक्सीजन के लिए सोर्स हो गया। इवन कोई भी पब्लिक प्लेस भी होता है तो वहां भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मान लिए कि पब्लिक प्लेस है, जैसे बहुत सारे लोग एक छोटे रूम में बैठे हुए हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो सुपर ऑक्साइड जो है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी, अगर वाटर नहीं भी है तो मॉइस्चर से भी रिएक्शन कर लेता है, ह्यूमिडिटी तो रूम में रहता ही है, उससे रिएक्शन करके ऑक्सीजन जनरेट करेगा, और जो सांस छोड़ेंगे उसको हटा भी देता है। तो कहीं पब्लिक प्लेस हो, जैसे ऑडिटोरियम टाइप का हो, छोटा ऑडिटोरियम हो और बहुत सारे लोग बैठे हों, तो वहाँ पे ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं सुपर ऑक्साइड, पूछा जाता है। सुपर ऑक्साइड हो गया। पेरोक्साइड का भी देख लेते हैं कि अगर आप इस पेरोक्साइड को K2O2 को इस पे वाटर डालते हैं तो क्या होगा। तो अगर इसके ऊपर वाटर आप रिएक्शन करेंगे तो ये देखते हैं हम लोग, सिंपल रिएक्शन जैसे ये है, इसमें H2O2 बन जाता है, पेरोक्सी बॉन्ड रिलीज हो जाएगा। तो देखते हैं, तो K2O2 ऑन रिएक्शन विथ वाटर, तो ये 2 पोटेशियम है, तो 2 वाटर ले लेते हैं और 2 KOH हो जाएगा, प्लस सामने लिख लीजिएगा, प्लस H2O2, तो ये पेरोक्साइड फ्री हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये फ्री हो गया, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री। कोई भी सोडियम पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, सोडियम पेरोक्साइड वाटर, टू मोल्स ऑफ NaOH प्लस H2O2, तो ये H2O2 रिलीज होता है, ये हो गया। एक बार पेपर में पूछा था कि ये क्या है, जैसे आप इसके बारे में बातें करते हैं, जैसे ये पूछा था आईडी में कि इसको तो आप पहचान जाते हैं, जैसे ये मैंने आपको दिया KO2, तो आपने फट से बोला कि अच्छा ये है पोटेशियम, आपने बोला कि ये है पोटेशियम, और फिर तुरंत आपने बोला कि ये पोटेशियम और सुपर ऑक्साइड, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, ये आपने सही बताया। और एग्जाम में पूछा कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या बोलिएगा इसको, बताइए, इसके बारे में बताइए, क्या आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा इसको कि बेरियम, आगे सुपर ऑक्साइड कि पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, बेरियम, आप समझिए इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को फॉलो करिए, जैसे BaO2, तो बेरियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, और प्लस
यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2x इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू जो हो गया वो -1। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो पेरोक्साइड का होता है। सुपर ऑक्साइड में तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है -1/2 होता है, तो ये बेरियम पेरोक्साइड, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। और ऐसे भी देखेंगे तो बेरियम प्लस प्लस हो जाएगा, फिक्स है, और ये पेरोक्साइड बॉन्ड है ऐसे। देखिए ये बेरियम पेरोक्साइड, वो अलग है, ये अलग है, क्योंकि इसका फैमिली 1A है और इसका फैमिली 2A है, तो देखने में एक जैसा लगेगा बट दोनों का प्रॉपर्टी अलग है। ये इवन ये इसका नेचर होता है, ये येलो कलर का है, ये इसका कलर हम लोग जानते हैं येलो कलर है, अभी हम लोग पढ़े हुए थे येलो कलर है, इसका प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक है। बट ये इसमें इसमें आप जानते हैं कि पेरोक्साइड में कलरलेस होते हैं, कलरलेस होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, तो ये है कलरलेस है और डाईमैग्नेटिक होता है। ये तो ये था रिएक्शन ऑफ 1A विथ ऑक्सीजन, और उसके अराउंड सब कुछ क्वेश्चन की लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज कर रहा है, बैलेंसिंग क्या था, सोडियम का रिएक्शन, पोटेशियम का रिएक्शन, उसमें कुछ पुराने बॉन्डिंग के टॉपिक हम लोग ने रिपीट कर लिया अपना, और ये सुपर ऑक्साइड कहाँ यूज होता है ये हम लोग ने देख लिया। और थोड़ा सा और जनरल नॉलेज का चीज़ें सीखना है कि ये जो स्पेस शटल हुआ, ये स्पेस शटल बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है। ये तो हम लोग का 3 रिएक्शन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप बता दिया मैंने यहाँ पे, बट इसके डिजाइनिंग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए कि यहाँ लाइफ इन्वॉल्व होता है। एस्ट्रोनॉट हैं जो एक साइंटिस्ट ही होते हैं, ठीक है, तो इन लोग का एक लाइफ सेफ्टी जो फैक्टर होता है ना, उसके चलते ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है, कॉस्टली भी होता है। अगर स्पेस में मतलब एस्ट्रोनॉट भेजना है तो ये रिएक्शन वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बट अगर स्पेस में मान लीजिए सिर्फ आपको, जैसे इंडिया का कई प्रोजेक्ट होता है, हम लोग कंट्री भी स्पेस साइंस में वर्ल्ड में लीड करते हैं, बट स्टिल इसका डिजाइनिंग के लिए अभी डेट 2-3 साल आगे का है, 2025 तक का शायद प्रोजेक्ट है कि हम लोग स्पेस स्टेशन में किसी को एस्ट्रोनॉट को भेज पाए, आगे का प्रोजेक्ट है। बट जहाँ तक सैटेलाइट हुआ, रॉकेट प्रोजेक्शन का होता है, सैटेलाइट मल्टीपल सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना, उसमें तो वर्ल्ड में लीड करता हम लोग कंट्री। तो वहाँ देखिए वहाँ पे क्या है, जैसे कोई सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना है, जैसे चंद्रयान प्रोजेक्ट था, मंगलयान जो प्रोजेक्ट था, जिसमें लाइफ इन्वॉल्व नहीं है, ओनली उसमें क्या है, कैमरा है, कुछ गैस सेंसर है, मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, तो उसके प्रोजेक्शन में दूसरा फ्यूल यूज करते हैं, उसमें ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ वाटर की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, CO2 को निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट करके ऑर्बिट में फिट करना है। तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं एल्युमिनियम यूज करते हैं, वहाँ का फ्यूल जो होता है ना एल्युमिनियम होता है। यहाँ तो आपको लाइफ इन्वॉल्व है ना, साइंटिस्ट हैं, उनके लाइफ का जो इन्वॉल्वमेंट आ जा रहा है, तो उसके चलते यहाँ सेफ्टी फैक्टर पे बहुत वर्क करना पड़ता है। यहाँ पे ये सारा रिएक्शन, ऑक्सीजन, वाटर, सब कुछ सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट चाहिए। बट अगर यहाँ साइंटिस्ट न हो के सिर्फ यहाँ मशीनरी हो, कैमरा हो, गैस सेंसर हो, मीथेन गैस सेंसर लगा रहता है, जैसे वाटर सेंसर लगा रहता है, तो ये सब सेंसर हो तो उसमें तो हम लोग कंट्री लीड कर रहा है वर्ल्ड में, नंबर 1 सैटेलाइट प्रोजेक्शन में है, या किसी ऑर्बिट में चंद्रयान हुआ, मंगलयान, उसमें तो लीड करते हैं। तो वहाँ जो फ्यूल यूज होता है ना, वो फ्यूल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम वो भी लाइट वेट, बहुत हल्का होता है, ठीक है, एक्सेस एनर्जी का वो फ्यूल है, बहुत हल्का फ्यूल होता है, लाइट वेट रहता है, और हाई एनर्जी का फ्यूल होता है। तो वो भी आप पढ़ लीजिए, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं तो बगल में का ग्रुप तो है, एस ब्लॉक 1A 2A 3rd A फैमिली का है, थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में। वो भी रिएक्शन ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करके वो तो आपका एनर्जी जनरेट करता है।
तो सैटेलाइट का प्रोजेक्शन हो या रॉकेट हो, मिसाइल का प्रोजेक्शन हो, तो उसमें एल्युमिनियम यूज करते हैं। वो काफ़ी हल्का होता है, लाइट वेट है और सॉलिड फ्यूल है। एल्युमिनियम यूज एज लाइट वेट सॉलिड फ्यूल। फोर, सैटेलाइट तो सैटेलाइट के लिए, रॉकेट के लिए एल्युमिनियम और लाइट वेट और सॉलिड फ्यूल है। तो एल्युमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो Al2O3। सो Al2O3 यहाँ पे है 2 एल्युमिनियम और 3/2 ऑक्सीजन। ये यहाँ पे एक्सेस हीट एनर्जी जनरेट करता है। तो ये जो है सॉलिड फ्यूल, एक तो स्पेस में जाने के लिए हल्का एकदम लाइट वेट चाहिए, और सॉलिड फ्यूल यहाँ पे एक्सेस हीट एनर्जी रिलीज, एक्सेस हीट एनर्जी रिलीज, ये बहुत ज़्यादा एक्सेस एनर्जी रिलीज करता है, हीट एनर्जी रिलीज करता है। और ये एल्युमिनियम जो है ये लाइट वेट, एक तो लाइट वेट होता है और सॉलिड फ्यूल है। तो रॉकेट सैटेलाइट में ये एल्युमिनियम यूज करते हैं कि जिसमें लाइफ इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ वाटर की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो होता है कंबसन हो जाता है, और कंबसन होने के बाद एक्सेस एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो कहीं ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट कहीं पे भेजना हो, जैसे ये मून के ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट को आपको प्रोजेक्ट करना हो, तो यहाँ पे इस केस में एल्युमिनियम फ्यूल यूज करते हैं। तो ये जो फ्यूल हुआ यहाँ से एल्युमिनियम, जस्ट ऐसे ये फ्यूल जो होता है सैटेलाइट को जस्ट ऑर्बिट में बिठाना हो, ठीक है, ऑर्बिट में बिठाना हो, प्रोजेक्ट करना हो या रिवॉल्व कराना हो, ये यहाँ पे, तो इसमें एल्युमिनियम यूज किया जाता है। ये लाइट वेट सॉलिड फ्यूल है यहाँ पे। तो ये हमें जानना था कि रिएक्शन ऑफ 1A विथ ऑक्सीजन, और ये बगल में ग्रुप में है, ये पी ब्लॉक का है बट थर्ड ए का है, तो ये आप सीखना था आपको। और एक्सेस हीट एनर्जी, एल्युमिनियम जब बर्न करता है तो एक्सेस एनर्जी रिलीज करता है। एक और जनरल नॉलेज का पॉइंट पढ़िए यहाँ पे, ठीक है, वो भी हर एग्जाम में पूछा हुआ है, हम लोग के इंजीनियरिंग मेडिकल में भी पूछता है। तो एल्युमिनियम यूज इन थर्माइट मिक्सचर, थर्माइट मिक्सचर मैं समझाता हूँ। 12 पॉइंट, थर्माइट वेल्डिंग, लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ। यूज इन थर्माइट वेल्डिंग या स्पॉट वेल्डिंग, इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। और या आप रेलवे का वेल्डिंग, तो थर्माइट वेल्डिंग सेम सेम रिएक्शन है, सेम कॉन्सेप्ट है। मैं समझा देता हूँ आपको, और वो जनरल नॉलेज का चीज़ें आपको जानना चाहिए, क्योंकि सेम रिएक्शन, इसी रिएक्शन से वो आपको यूज करना है। देखिए
आप लिखिए तो थर्माइट मिक्सचर, मैं समझाता हूँ। थर्माइट मिक्सचर, ये मिक्सचर जो होता है एल्युमिनियम और प्लस Fe2O3 का मिक्सचर होता है। ये एल्युमिनियम और Fe2O3 इनका मिक्सचर होता है और रेशियो होता है 1:3, 1:3। ये पाउडर मिक्सचर होता है। देखिए ये पाउडर मिक्सचर होता है। ये बहुत कॉमन है क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का कोई भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में या बैंकिंग, एसएससी, या हम लोग का जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, उसमें भी पूछा जाता है कि थर्माइट मिक्सचर या थर्माइट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, इंजीनियरिंग वेल्डिंग, रेलवे वेल्डिंग के नाम से भी ये जाना जाता है आपको। तो थर्माइट मिक्सचर है एल्युमिनियम और Fe2O3 का एक पाउडर मिक्सचर रहता है। रेलवे के जो जस्ट बोलिए ट्रैक मैनेजमेंट जो सिस्टम है, ट्रैक जो मैनेज करते हैं, ट्रैक का रिपेयरिंग करते हैं, ट्रैक का जो केयरिंग करते हैं कि रेलवे जो ट्रैक है, तो वो लोग अपने पास हमेशा ये मिक्सचर कैरी करते हैं, उनके पास ये मिक्सचर रहता है। ये एक ऐसा मिक्सचर है कि ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो रेलवे का ट्रैक है, जंगलों से जा रहा है ट्रैक, पहाड़ों वाले एरिया से जा रहा है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर या वेल्डिंग का जो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं अवेलेबल है, वहाँ भी ये इस मिक्सचर के हेल्प से जो होता है कि ट्रैक का मेंटेनेंस, ट्रैक का रिपेयरिंग जो होता है वो कर देते हैं लोग। जैसे समझिए, मैं समझाता हूँ। जैसे पहले होता था कि पहले जो, जैसे ट्रेन है, ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन है, बड़े राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है, जो कभी कभी पहले, बहुत पहले का, अब चीज़ें एकदम नहीं सुनने में आता है, बहुत पहले का, जस्ट आज से 10 साल हो चुका हो, पहले 10 साल पहले का जस्ट एक मतलब इंसिडेंट है कि कलकत्ता से दिल्ली के लिए जो एक ट्रेन आ रही थी, ठीक है, तो बीच रास्ते में कुछ जंगल का एरिया पड़ता है, जंगल के एरिया में जो नक्सल का जो ग्रुप था, ठीक है, उन ग्रुप ने रेलवे का ट्रैक काट दिया था। रेलवे का ट्रैक जो हुआ, 1 मीटर का ट्रैक जो हुआ, जो रेलवे का ये ट्रैक है, ठीक है, जैसे ये ट्रैक हुआ, अगला ट्रैक, ये ट्रैक हुआ, ये ट्रैक, ये हुआ, तो ये जो स्पेस हुआ ये लैंड वाला हुआ, ये जमीन है, खेतों वाला एरिया हुआ, ये खेत वाला एरिया हुआ। तो उन लोग ने जैसे ट्रैक है, ये ट्रैक हुआ, एक ट्रैक रेलवे का ये हुआ, एक ट्रैक ये हुआ, ऐसे ट्रैक, ये ट्रैक है, ये ट्रैक, ठीक है। तो कलकत्ता टू दिल्ली का जो एक्सप्रेस ट्रेन था, वो जो जंगल के रास्ते से जो चल रहा था ट्रेन, उस ट्रेन का उन्होंने ट्रैक काटा था, और वो भी ये खेतों वाले एरिया वाला ट्रैक नहीं काटा था, उन्होंने इस साइड का ट्रैक काट दिया था, इधर साइड का 1 मीटर का पूरा ट्रैक को ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। रात के टाइम में था, नाइट के टाइम में जो था वो उस ट्रैक को काट दिया था। और जो एक्सप्रेस ट्रेन हाई स्पीड से जो एक्सप्रेस चली आ रही थी, वो इतना हाई स्पीड से थी कि जस्ट ट्रैक, जैसे ट्रैक 1 मीटर का कटा हुआ था, तो पूरा ट्रैक, ट्रेन पलट गई, ठीक है। उन लोगों ने काटा भी था ट्रैक ने इस साइड का, इधर का काटते तो थोड़ा सा तो लॉस कम होता, बट उस रात को, ये 10 साल पहले की घटना है, ठीक है, वो ट्रैक काटा, और ट्रैक काटने पे ये जो ट्रेन ट्रेन जो पलटी, वो ट्रेन जो, जैसे ट्रेन यहाँ एक्सीडेंट हुआ और इस पार्ट में यहाँ कटा हुआ है, तो अनबैलेंसिंग इधर हुआ, और ट्रेन, सारा ट्रेन जो हुआ इधर जाके गिरा, सारा ट्रेन का बॉगी एक्सीडेंट हुआ, इधर गिरा। उस ट्रेन में जो थे पैसेंजर थे, वो उस जो ट्रैक, जिस ट्रैक पे, इस ट्रैक पे जो ट्रेन चल रही थी, उसमें तो सडन जब एक्सीडेंट हुआ हाई स्पीड में, जब ट्रेन पलटी, तो 200 लोग उसमें डेथ हुआ। अभी ये मैसेज अभी ट्रांसफर हो ही रहा था रेलवे के सेक्शन में एक दूसरे से, तब तक अभी तक मैसेज नहीं गया। अभी 10, 15, 20 मिनट का गैप हुआ एक्सीडेंट होते हुए, तब तक एक दूसरी ट्रेन इस ट्रैक पे आ गई, वो भी पैसेंजर ट्रेन ही थी, ठीक है, और सामने से सारा बॉगी यहाँ गिरा हुआ है, और इससे कोलिजन हुआ दूसरे से, ये ट्रेन भी पलट गई। 1 नाइट तो एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हुआ था, 500 से ज़्यादा लोग डेथ हुए थे रात में, ठीक है, 2 ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, और
अगर इसका ट्रैक इधर साइड से काटता लोग तो ट्रेन पलटती खेतों के साइड में, खेत के साइड में पलटती तो एक ही ट्रेन का एक्सीडेंट होता। बट ट्रेन काटा गया था इस साइड में कि वो ट्रेन पलटे तो दूसरे ट्रैक पे जाके गिर जाए, और दूसरे ट्रैक पे उधर से दूसरी ट्रेन आ रही थी। उन लोगों को पता नहीं चला, इतना जल्दी जल्दी हुआ कि दोनों ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और 2 ट्रेन में 5 लोग प्लस ही लोग डेथ किया था। ये कलकत्ता टू दिल्ली के रूट में, कलकत्ता से ये पटना से आगे उधर कहीं, पटना से कलकत्ता के बीच में ही रूट में, जो बिहार में नहीं हुआ था, बिहार का नहीं, वो पश्चिम बंगाल के जोन में ही हुआ था ये एक्सीडेंट, ठीक है। उधर नक्सल का एरिया था और नक्सल एरिया में वो ट्रैक को उड़ा दिया गया था। अब चीज़ें सुनने में नहीं मिलता है, काफ़ी कंट्रोल हो गया चीज़ें, बट पहले नक्सली का अटैक, नक्सली का जो मूवमेंट होता था वो आता था, न्यूज़ में आते रहता था, सुनने में भी। अब बहुत कम हो गया। अब उस वक्त हम लोग, मैं न्यूज़ देखता था, छोटा था मैं, बट देखते रहता था कि हाँ क्या क्या हो रहा है। तो उसमें फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नक्सल एरिया में जो है वो रात को ट्रेन, कुछ दिन के लिए तो रोक दिया कि रात को ट्रेन नहीं चलेगा। फिर उसके बाद रूल बना कि नहीं, जितने ट्रेन चलेंगे सब एक साथ चलेंगे, सारा ट्रेन जो है वो एक साथ 5-5 मिनट के गैप पे सब ट्रेन एक के पीछे दूसरे ट्रेन चलते रहेगी। और फ्रंट में सबसे आगे एक पायलट ट्रेन चलेगा, पायलट ट्रेन में सिर्फ इंजन रहेगा, वो ट्रेन में इंजन रहेगा, उसमें इंजीनियर रहेंगे, और वो आगे चलते रहेंगे, वो ट्रैक को देखते रहेंगे। अगर एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ इंजन वाले ट्रेन को, बाकी सिग्नल आगे दे देंगे पीछे। तो कुछ दिन तक ये प्रोजेक्ट चला कि पायलट ट्रेन अकेला सिंगल ट्रेन चलते रहेगा, अकेला मतलब सिर्फ इंजन, उसमें कुछ इंजीनियर रहेंगे, रेलवे के स्टाफ रहेंगे, वो हाई स्पीड से चलते रहेंगे, उनके पीछे दूसरे ट्रेन को फॉलो करना है। 5-5 मिनट के गैप पे था कि कहीं अगर ट्रेन का ट्रैक कटा हुआ रहेगा तो वो सिग्नल देके सबको रोकेंगे, पहले ट्रैक को रिपेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ट्रैक रिपेयरिंग कैसे होता है, तो ये एक जनरल नॉलेज का पार्ट है और हम लोग को यहां से सीखना है। ऐसा ट्रैक जो रिपेयरिंग करना होता है, मान लीजिए कि फिर उसके बाद भी कई बार इंसिडेंट हुआ ही होगा, सो छोटा छोटा अगर कहीं ट्रैक काट देते हैं नक्सली लोग, तो उसको क्या किया जाता है कि वो तुरंत बिना इलेक्ट्रिसिटी का, कोई पावर की जरूरत नहीं है, रात का टाइम हो, जंगल में भी हो, तो भी वो 5 to 10 मिनट लगता है, वो ट्रैक को कंप्लीट रिपेयर कर देते हैं। रिपेयरिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि देखिए इसी मिक्सचर से रिपेयर किया जाता है। देखिए ये है ट्रैक, है ट्रैक समझिए, ये आयरन का ट्रैक है, ये आयरन हो गया, ये भी ट्रैक है, ये आयरन का ट्रैक है, और ये किसी ने ट्रैक को काट दिया, छोटा कट है, छोटा कट है तो डायरेक्ट हो जाएगा, बड़ा कट रहता है तो उसमें आयरन को भरा जाता है, फिल करके फिर वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। अब ये जंगल का एरिया है, रात का एरिया है, जंगल में बीचों में कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कहीं करंट नहीं है, कहीं कोई जनरेटर नहीं है, जनरेटर कोई इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं रहा है, और ट्रैक को रिपेयर करना है। तो थर्माइट मिक्सचर रेलवे का बहुत फेमस मिक्सचर है, थर्माइट मिक्सचर रेलवे वेल्डिंग में यूज किया जाता है। देखिए ये पाउडर मिक्सचर आता है, यहाँ पे रहेगा आयरन Fe2O3 और एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम, ठीक है। ये पाउडर मिक्सचर आता है, ये पूरा पाउडर मिक्सचर यहाँ भर देते हैं, ये पूरा इसके बीच में पाउडर का मिक्सचर पूरा भरा जाता है, ठीक है। भर करके उसमें आग लगा देते हैं, फायरिंग कर देते हैं, ठीक है। फायरिंग करने के बाद देखिए यहाँ रिएक्शन होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको समझाया था कि एल्युमिनियम कभी भी बर्न करेगा, कभी भी ऐसे बर्न कर रहा है, बर्न कर करके Al2O3 बनाएगा, Al2O3, ये 2 एल्युमिनियम, 3/2 ऑक्सीजन। तो जब भी Al2O3 बनाएगा, यहाँ एक्सेस हीट जनरेट करता है, ये हीट होता है बहुत ज़्यादा, एक्सेस हीट, यहाँ हीट जनरेट करेगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, ठीक है। ये रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा कि जब भी Al2O3 बनेगा, एल्युमिनियम कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से, Al2O3 बनेगा तो एक्सेस हीट जनरेट करेगा। देखिए हुआ क्या, ये थर्माइट मिक्सचर होता है, पाउडर टाइप का मिक्सचर रहता है, उस मिक्सचर को यहाँ डाल देते हैं, इस ट्रैक जहाँ तक कटा हुआ है उसमें डाल करके, वो कंटेनर रहता है, सील्ड करके आग लगा देंगे नीचे से। जैसे ही आग लगाएंगे तो देखिए रिएक्शन क्या हुआ, ये Fe2O3 और 2 एल्युमिनियम, और रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ यहाँ पे बनेगा, ये रिएक्शन करते ही ये बनेगा 2 मोल्स ऑफ द आयरन, ये 2 मोल्स ऑफ आयरन, और साथ में बनेगा Al2O3, Al2O3, समझिए ध्यान से,
2 मोल्स ऑफ आयरन, साथ में बनेगा Al2O3। यहाँ पे देख लीजिए बैलेंस रिएक्शन, जब भी Al2O3 बनेगा एक्सेस हीट जनरेट होगा, यहाँ पे एक्सेस हीट, प्लस यहाँ डेल्टा एच, ये जो यहाँ अभी आपने देखा था Al2O3 और डेल्टा एच, ये डेल्टा एच जो है वो एक्सेस हीट, ये एक्सेस हीट जनरेट हुआ। और अब देखिए क्या क्या होगा, ये आयरन, ऊपर में आयरन पूरा लाल हो जाएगा, एकदम हीट से एकदम लाल, एकदम रेड हो जाएगा। यहाँ नीचे में भी आयरन है, पूरा आयरन एकदम लाल हो जाएगा। बीच में भी क्या है, आयरन, ऊपर आयरन, नीचे आयरन, बीच में आयरन, और इतना हीट मिलता है कि इतना हीट से एकदम पूरा लाल, एकदम लाल हो जाएगा। और वेल्डिंग यही तो होता है। कभी आप वेल्डिंग वर्कशॉप में जाएंगे, जैसे ये एक आयरन है, दूसरा आयरन है, इसको दोनों को ऐसे जोड़ना है, तो जोड़ने में करना क्या होता है, ये अभी सॉलिड है, सॉलिड है, ऐसे ज्वाइंट कीजिए, नहीं जुटेगा, इसको गला दीजिए। आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं, इसको देखेंगे तो ऐसे पूरा आर्क से गला देंगे, ये गल जाएगा, ये गल जाएगा, ये आयरन गल गया, ये आयरन गल गया, और तो इसके एटम्स लिक्विड हो जाएगा, सटाइएगा तो इसका एटम इसमें जाएगा, इसका एटम इसमें जाएगा, और यही ज्वाइंट हो जाता है, सट जाएगा दोनों। देखिए तो यहाँ पे रिएक्शन में, यहाँ रिएक्शन में ये पाउडर मिक्सचर बैग से निकालते हैं लोग, वहाँ डाल देंगे, डाल के सील्ड कर देंगे उतने जगह को, और नीचे से हीट कर देंगे। हीट करते ही तुरंत फायर पकड़ता है, ये आयरन हुआ, यहाँ आयरन हुआ, बीच में आयरन हुआ, बीच में Al2O3 बन गया, इतना हीट जनरेट करता है कि ये गल जाएगा, ये गल जाएगा, ये गल जाएगा, तीनों मिल करके सट जाएगा, हो गया वेल्डिंग। तो रेलवे का ट्रैक जो रिपेयरिंग किया जाता है वो इसी मिक्सचर के थ्रू करते हैं। ये थर्माइट मिक्सचर है, या इंजीनियरिंग वर्क में रिवर जो बड़े बड़े जैसे गंगा नदी पे पुल बनाना होता है, तो उस प्रोजेक्ट में इसी मिक्सचर का, थर्माइट मिक्सचर का यूज किया जाता है। मान लीजिए पिलर बना रहे हैं, ये मोटा मोटा आयरन का हो गया, एक पिलर गया, दूसरा पिलर ऐसे गया, अब इन दोनों को ज्वाइंट करना है। अब सोचिए इसको इसको ऐसे सटाना है, तो वेल्डिंग करिएगा, अगर आप मान लीजिए वेल्डिंग करेंगे, तो वेल्डिंग करेंगे तो सिर्फ इसका सरकमफेरेंस ज्वाइंट होगा। अगर आपको वेल्डिंग करेंगे, ऐसे इसको लेना है, ये एक सरफेस हुआ, प्लेन सरफेस हुआ, ये प्लेन सरफेस हुआ, इसको सटाना है, एकदम पूरा सटाना है, तो आप अगर वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग सिर्फ किनारे किनारे वेल्डिंग हो पाएगा, ज्वाइंट किनारे किनारे होगा, बट हमको इसका सरफेस सटाना है। जो पिलर बनता है, जो ब्रिज, बड़े बड़े ब्रिज के प्रोजेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं उसको, तो इसको बेस को सटाने के लिए इसी मिक्सचर को यूज करते हैं। यही मिक्सचर, ये आयरन लिया, ये आयरन लिया, यहाँ पे खूब मिक्सचर ऐसे डाल दिए, और यहाँ से ऊपर से रिबन निकाले, मैग्नीशियम का रिबन निकालते हैं, और उसमें आग लगा दिए, आग लगा, धीरे धीरे गया यहाँ पे, आग जैसे ही पकड़ेगा, ऊपर आयरन, नीचे आयरन, बीच में आयरन, ये गल जाएगा, गल करके पूरा सट जाएगा। वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग किनारे किनारे सिर्फ वेल्डिंग होगा, सरकमफेरेंस अंदर से थोड़ा सटेगा, बट इस मिक्सचर से पूरा परफेक्ट सट जाता है। तो इंजीनियरिंग का वेल्डिंग जो है थर्माइट वेल्डिंग है, थर्माइट मिक्सचर है, जो रेलवे ट्रैक कहीं भी रात में भी, किसी भी टाइम में भी, कहीं जंगल में, पहाड़ों के बीच में, कहीं भी रिपेयर करना होता है तो इस मिक्सचर को यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें जनरल नॉलेज है, और आपको जानना है, आपके सिलेबस का पार्ट है कि एल्युमिनियम जो है एक्सेस हीट कैरिंग कैपेसिटी होता है, जो कि रॉकेट के अंदर, सैटेलाइट के अंदर, मिसाइल के अंदर यूज होता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग थर्माइट मिक्सचर में यूज कर देते हैं। बम बनाने में यूज होता है, एमोनल करके बम आता है, अमोनियम नाइट्रेट का और एल्युमिनियम का मिक्सचर होता है, और सब एक्सेस हीट के चलते, एल्युमिनियम के पास जो एक्सेस हीट है उसके चलते एल्युमिनियम यूज इन एक्सप्लोसिव बम, एमोनल, एमोनल जो होता है अमोनियम नाइट्रेट और प्लस एल्युमिनियम, अमोनियम नाइट्रेट प्लस एल्युमिनियम का ये मिक्सचर होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट तो एक्सप्लोसिव होता ही है, हर बम के कंपोनेंट में अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं, उस बम का इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा एल्युमिनियम मिला देते हैं, एल्युमिनियम का पाउडर डाल देते हैं, क्योंकि जैसे ही फायर पकड़ेगा हीट एक्सेस एनर्जी बढ़ा देगा, उसका इंटेंसिटी बढ़ा देता है। तो ये है रिएक्शन ऑफ 1A विथ ऑक्सीजन, और कुछ हम लोग एल्युमिनियम भी यूज कर लिए। नेक्स्ट क्लास फिर डिस्कस करेंगे।